हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण यानी हिंदू को कवर करेंगे, न्यूज़ ऑन एयर आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में उसको कवर करेंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज और ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से मैंने MCQ फॉर्म में आपको करंट अफेयर कराने की कोशिश की है, तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले क्वेश्चंस देख लेंगे, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम करंट अफेयर कवर कर लेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है, पूछ रहे हैं डेट, किस डेट को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है? 8, 9, 10 या 11? सोचिए आप। और सेकंड भी इसी से रिलेवेंट है। समग्र स्वास्थ्य के लिए किडनी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किडनी दिवस की थीम क्या रखी गई है इस बार 2022 में? किडनी ए बाइबल टिश्यू, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, किडनी हेल्थ फॉर वेलनेस, और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी ने आंसर आई होप सोच लिया होगा। चलिए मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ, फिर न्यूज़ डिस्कस कर लेंगे। तो विश्व किडनी दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है, एंड जो किडनी दिवस की थीम है तो वो रखी है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। चलिए न्यूज़ देख लेते हैं, इससे रिलेवेंट क्या है। वर्ल्ड किडनी डे ये 10 मार्च 2022 को मनाया गया है इस बार। विश्व किडनी दिवस हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य के लिए किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह पहली बार 2006 में मनाया गया था। यह इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फेडरेशन की एक संयुक्त पहल है। 2022 के लिए जो थीम है वो है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। मैंने आपको बता दिया कि थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड्स में है तो एग्ज़ाम में आपसे या तो थीम पूछते हैं या फिर कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है ये पूछते हैं। तो आप ये याद रखिए कि 2006 से मनाया जा रहा है। डेट बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, कुछ एग्ज़ाम्स की इम्पोर्टेंट, कुछ डेज़ की इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे ये ही है कि ये हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, तो इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। ठीक है, जिस दिन गुरुवार पड़ेगा मार्च का दूसरा, उस दिन ये सेलिब्रेट किया जाएगा। इसलिए ऐसे डेज की इम्पॉर्टेंट हो जाती है या फिर पूछ सकते हैं, अदरवाइज डेट अब नहीं पूछते हैं। तो आप डेट पे उतना फोकस मत कीजिए, बट थीम आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट न्यूज़। किस राज्य सरकार ने दूसरी कन्या के जन्म पर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? राज्यों के नाम दिए हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मार्च 2022 में कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत दूसरी बालिका के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर और नवविहान योजना के तहत महिला सुरक्षा की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अधिकारियों को सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर का। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 30वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, कहाँ पर ये किया जा रहा है? ये न्यूज़ मैंने आपको कल भी चर्चा में थी, तो मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था इसको। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 30वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आई होप आप सबने इसका आंसर अपने मन में सोच लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 30वें संस्करण का आयोजन आप देख सकते हो। ये खेल मंत्री, खेल एवं युवा मंत्रालय संभालते हैं अनुराग ठाकुर जी। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 30वां संस्करण 10 से 11 मार्च 2022 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। युवा मामले एवं खेल मंत्री निशित
प्रामाणिक प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं की सोच का पता लगाना है जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न करियर में शामिल होंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव काफ़ी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है इवन इंडिया के लिए, बिकॉज जो हम अपने कल के भावी नेता हैं तो उनको एक मंच पर लाने का प्रयास करते हैं। उनको भी जो भी युवा हैं तो उनको प्रयास करते हैं कि हमारे राजनेता किस तरीके से वर्क करते हैं ये उनको पता लगे, उनकी क्या सोच होती है ये वो जान सकें, और जो युवा हैं उनकी क्या सोच है ऐसा जो हमारे लीडर्स हैं वो जान सके। तो इसलिए एक कनेक्शन या एक कनेक्टिविटी प्रदान करता है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। ठीक है, तो आई होप आप सबको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके लिए एप्लीकेशंस आते हैं और नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से ये इसमें रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हैं। तो आई विश आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। वॉलमार्ट ग्लोबल टेक ने CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों के लिए किस IIT के साथ साझेदारी समझौता किया है? ऑप्शन है आपके IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास और IIT पटना। तो इसका आंसर है IIT मद्रास। न्यूज़ इसके क्या है? वॉलमार्ट ग्लोबल टेक IIT मद्रास करेंगे अनुसंधान कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों के लिए एक साझेदारी। वॉलमार्ट ग्लोबल टेक अन्य गतिविधियों के अलावा अनुसंधान और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों परियोजनाओं को शुरू करने के लिए IIT मद्रास के साथ साझेदारी कर रहा है। साझेदारी में IIT मद्रास का सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी एंड स्पॉन्सर्ड रिसर्च IC&SR शामिल होगा, जिसके तहत IIT मद्रास के छात्र और WGT के कर्मचारी अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन करेंगे। तो आई होप ये न्यूज़ भी आपको समझ में आ गई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर का। सुक यूओल को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? यूक्रेन, आपके ऑप्शंस यूक्रेन, रूस, थाईलैंड या फिर दक्षिण कोरिया। तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। नाम से भी वैसे पता चल रहा है कि योल जो है तो उस टाइप के नाम कोरिया में होते हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। यू सुक येओल बने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति। इन्हें नया राष्ट्रपति चुना है दक्षिण कोरिया के देशवासियों ने। यू सुक येओल ने 9 मार्च 2022 को आयोजित देश के राष्ट्रपति चुनावों में से एक में ली जे म्यूंग को हराया। यू मई 2022 में पदभार ग्रहण करेंगे और 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। वह मून जे इन का स्थान लेंगे जो 2017 से राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। स्पेस एक्स ने हाल ही में कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं 45, 46, 47 या फिर 48, और इसका आंसर है 48। स्पेस एक्स ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है 48 सैटेलाइट्स को। ठीक है, न्यूज़ है आप देख सकते हो। स्पेस एक्स ने 48 नए स्टारलिंक उपग्रहों को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया है। 9 मार्च 2022 को स्पेस एक्स ने 48 नए स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उपग्रहों के नए बैच को 2 चरणों वाले फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इन लॉन्च के जरिए इसने अपने विशेष फॉल्कन 9 फर्स्ट स्टेज की चौथी उड़ान की लैंडिंग पूरी कर ली है। स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों का एक विशाल समूह है जिसे स्पेस एक्स पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में इकट्ठा कर रहा है। आई होप न्यूज़ आपको समझ में आ गई कि स्पेस एक्स जो है तो एक प्राइवेट है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है और ये अपने एक नेटवर्क खड़ा करना चाह रहा है सैटेलाइट्स का। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत सरकार और पश्चिम बंगाल ने हाल ही में किस बैंक के साथ ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शंस हैं विश्व बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, IDBI बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं, और इसका आंसर है विश्व बैंक। ठीक है,
तो न्यूज़ जान लेते हैं इसके बारे में। भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, विश्व बैंक ने किए $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर। भारत सरकार, पश्चिम बंगाल और विश्व बैंक जो हैं तो इन्होंने 125 मिलियन के ऋण पर $125 मिलियन में आई है तो उस पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक पश्चिम बंगाल सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, यह ऋण पश्चिम बंगाल में गरीब और कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के प्रयासों का समर्थन करेगा और पश्चिम बंगाल सामाजिक सहायता, देखभाल सेवाएं और रोजगार प्रदान करने के लिए 400 से अधिक कार्यक्रम चलाता है। इनमें से अधिकांश सेवाएं जय बांग्ला नामक एक छत्र मंच के माध्यम से पेश की जाती हैं। ठीक है, और आई होप ये तो आपको न्यूज़ समझ में आ गई। अच्छा, आप मेरे को प्लीज़ एक कमेंट में एक क्वेश्चन बताइए कि विश्व में मतलब भारत में आप समझिए और भारत के आसपास क्षेत्रों में भी हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा दूसरी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ठीक है, चाइना को अगर आप चाइना की लैंग्वेज को अगर आप नेगलेक्ट कर दें, उसे आप काउंट ना करें, तो फिर आप मुझे बताइए कि हिंदी के बाद और कौन सी लैंग्वेज दूसरे नंबर पर बोली जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। निम्न में से कौन ओडीआई विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी बनी है? आपके ऑप्शंस हैं झूलन गोस्वामी, लिन फिस्टर, स्मृति मंधाना या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है झूलन गोस्वामी। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। झूलन गोस्वामी आप देख सकते हो बन गई हैं ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज। 10 मार्च 2022 को झूलन गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व स्पिनर लिन फुलस्टन के 39 विकेट की बराबरी की और महिला विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली ये गेंदबाज बन गई हैं। उन्होंने मौजूदा टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 ओवर में विकेट कीपर केटी मॉर्टिन को आउट कर यह उपलब्धि हासिल की है और वह महिलाओं के एक दिवसीय इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज भी हैं, जिन्होंने 197 में से मैचों में 248 विकेट लिए हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों की बात को ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डुप्लांटिस ने हाल ही में अपना ही पॉल वॉल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, और कहाँ पर ये अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, ये क्वेश्चंस में पूछना चाह रहे हैं जगह का नाम कि कहाँ पे तोड़ा है। तो आपके ऑप्शंस हैं सर्बिया, यूक्रेन, पोलैंड या फिर इटली, और इसका आंसर है सर्बिया। ठीक है, ये जो चैंपियनशिप हुई थी ये सर्बिया के बेलग्रेड में हुई थी। ठीक है, अच्छा एक बार और इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ आप इन सब यूरोपियन कंट्रीज़ की छोटी छोटी कंट्रीज हैं बट काफ़ी सारी हैं, आप इन सभी कंट्रीज़ की कैपिटल आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज आपको भी पता है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते आपके एग्ज़ाम में कोई लोकेशन पूछ सकते हैं, चाहे वो सी की हो, ब्लैक सी, कैस्पियन सी या अजोब, या फिर आपकी स्ट्रेट भी पूछे जा सकती हैं जिसमें कैरिच स्ट्रेट है, डार्डेनस है, मरमरा। ठीक है, तो ये सारी लोकेशंस प्लीज़ आप लोग सब देख लीजिए, और नहीं तो मैं आपको एक दिन अलग से जो भी लोकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो सी की हो, चाहे फिर स्ट्रेट हो, या फिर बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है, उसकी कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, तो वो मैं आपके साथ एक दिन को डिस्कस कर दूंगा। अदरवाइज आप लोग खुद से देख सकते हो, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप उन सब की लोकेशंस जरूर देख लें, बिकॉज आपके एग्ज़ाम्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके एग्जाम्स में कैपिटल आ ही जाती है, कैपिटल पूछ सकते हैं। तो ये सर्बिया के बेलग्रेड में हुई है। इसके अंदर मैं आपको इन चारों ऑप्शन की तो एटलीस्ट कैपिटल आपको रिवाइज करा ही देता हूँ। यूक्रेन की आपको पता होगा कि यूक्रेन की कैपिटल कीव है, और पोलैंड की वर्सा है, एंड इटली की रोम। ठीक है, तो आपको सभी की कैपिटल याद होनी चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज़ नहीं है हमारे पूरे वर्ल्ड में, आपको पूरे वर्ल्ड की ही कैपिटल याद होनी चाहिए, बिकॉज कैपिटल मैच करने के लिए आ जाती है। ठीक है, और इवन मैं देख रहा हूँ कि यूपीपीसीएस में हर साल एक ना एक क्वेश्चन कैपिटल का जरूरी होता है, और आरओ में भी होता है। तो प्लीज़ कैपिटल्स आप लोग सब ही
कंट्रीज़ की याद रखिए। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि डुप्लांटिस ने जो बेलग्रेड में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डुप्लांटिस ने बेलग्रेड में अपना 6.19 मीटर का पोल वॉल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, आधिकारिक चैंपियन मोडो डुप्लांटिस ने बेलग्रेड इंडोर मीटिंग में 6.19 मीटर की दूरी के साथ अपना ही विश्व पोल वॉल्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डुप्लांटिस ने फरवरी 2020 में ग्लासगो में इंडोर में 6.18 मीटर का रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले इनका जो रिकॉर्ड था इन्हीं के नाम था और इनका स्कोर था 6.18। अब इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है और स्कोर इस बार सेट हुआ है 6.19। ठीक है, उन्होंने अपने पहले प्रयास में 5.61, 5.85 एंड 6.00 के साथ अपनी श्रृंखला की शुरुआत की थी। वह अगली बार 18 मार्च 2022 से शुरू होने वाले पहली विश्व इंडोर चैंपियनशिप में भाग लेंगे। ठीक है, तो ये थी न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं करंट अफेयर की। आरबीआई ने निर्यातकों के लिए घोषित योजना को कितने समय तक के लिए बढ़ा दिया है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 जून 2022 तक, सेकंड जून 2023 तक, 2023 तक, 2022 तक जून के, या फिर मार्च 2024 तक, मार्च 2025 तक। ठीक है, तो आपको बताना है। आई होप आपको पता चल भी गया होगा। तो ये मार्च 2024 तक इसका आंसर है। मार्च 2024 आरबीआई ने निर्यातकों के लिए जो योजना है उसे मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। ठीक है, ये 2 बार एक्सटेंड कर चुकी है। निर्यातकों के लिए मार्च 2024 तक बढ़ाई गई ब्याज सब्सिडी योजना। आरबीआई की न्यूज़ है। आरबीआई ने आउटबाउंड शिपमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एमएसएमई निर्यातकों के लिए प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया क्रेडिट के लिए ब्याज समानीकरण योजना मार्च 2024 तक बढ़ा दी है। ठीक है, तो यही न्यूज़ थी जिसके लिए क्वेश्चन बनाया था मैंने। निर्यातकों को प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया एक्सपोर्ट क्रेडिट ब्याज समानीकरण योजना के तहत सब्सिडी मिलती है। अप्रैल 2021 में इस योजना को पहले जून के अंत तक और बाद में सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसबीआई के पूर्व सदस्य अश्वनी भाटिया को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। तो ये क्वेश्चंस मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किस इंस्टीट्यूशन का इन्हें सदस्य बनाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं आरबीआई, सेबी, पीएनबी या एलआईसी। और इसका आंसर है, आप सब ने आई होप इसका आंसर सोच लिया होगा। सोच क्या लिया होगा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो अश्वनी भाटिया हैं एसबीआई के पूर्व सदस्य थे, इन्हें सेबी का सदस्य बनाया गया है और पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं न्यूज़ के। एसबीआई के अश्वनी भाटिया सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। केंद्र ने 9 मार्च 2022 को बैंकर अश्वनी भाटिया को नियुक्त कर सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के 5 महीने से रिक्त पद को भर दिया है। वह वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक स्ट्रेस्ड एसेट और सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें शुरुआती 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। इसके पहले यह पद आरबीआई के पूर्व पूर्ण कार्यकारी निदेशक जी महालिंगम के पास था। ठीक है, तो आई होप आपको न्यूज़ ये समझ में आ गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी कहाँ से साहित्योत्सव का प्रारंभ करेगी? ये न्यूज़ मैंने आपको कल भी कवर की थी। ठीक है, तो प्लीज़ आप मुझे इसका आंसर बताइए। ये आंसर आपको पता होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज या फिर वाराणसी। तो साहित्योत्सव का जो शुरुआत कर रही है साहित्य अकादमी, वो न्यू दिल्ली से कर रही है। चलिए इसके बारे में डिटेल से समझ लेते हैं, बिकॉज साहित्योत्सव आपके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बारे में जानते हैं। साहित्य अकादमी नई दिल्ली में 10 से 15 मार्च तक होगा साहित्योत्सव का आयोजन। साहित्य अकादमी के पत्रों का उत्सव साहित्योत्सव 10 से 15 मार्च 2022 से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 11 मार्च 2022 को
24 विजेताओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर साहित्य का प्रभाव पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 10 से 15 मार्च 2022 तक आयोजित की जाएगी। महोत्सव के सभी दिनों में अकादमी को पुस्तक प्रदर्शनी लगेगी। ठीक है, अकादमी की सॉरी, ठीक है, यहाँ पे एक बुक एग्जीबिशन लगेगी एंड जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 विजेताओं को वो दिए जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई हो न्यूज़। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको रिमेंबर रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। किस देश के सेना प्रमुख रिचर्ड बर भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? और आपके ऑप्शंस हैं यूके, यूएसए, चाइना या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आपको पता होना चाहिए नाम से कि जो ऑस्ट्रेलिया के हैं रिचर्ड बर, उनका नाम रिचर्ड बर है, ऑस्ट्रेलिया के जो सेना प्रमुख हैं। क्योंकि आज के टाइम पर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, वो सीधे नाम से लिख देते हैं या फिर ये पूछ लेते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख ने विजिट किया है तो उनका नाम क्या है। ये क्वेश्चन अब पूछने लगे हैं बिकॉज अब उतना सिंपल करंट अफेयर भी नहीं आता है, इसलिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा हर डायमेंशन से। ठीक है, तो इसलिए इनके बारे में जान लेते हैं डिटेल से। ऑस्ट्रेलियाई सेना अनुसंधान केंद्र और CLAWS भारत के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, ये आप इमेज में भी देख सकते हो। ऑस्ट्रेलियाई सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड बूर 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 8 मार्च 2022 से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर है। 9 मार्च 2022 को यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलियाई सेना अनुसंधान केंद्र और सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। और सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ नई दिल्ली में भारतीय सेना का प्रबुद्ध मंडल है। ठीक है, थिंक टैंक मतलब एक टाइप से है ये। तो आई होप आपको न्यूज़ समझ में आ गई होगी। थिंक टैंक्स आर टू मच इम्पॉर्टेंट। थिंक टैंक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपकी जो भी सिनेरियोज चल रहे हैं करंट में, तो उन सबको असेस करते हैं, उन सबको डीप स्टडी करते हैं और आपकी एक कंट्री की क्या स्ट्रेटेजी होती है उसको क्लियर करने में काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं थिंक टैंक। ठीक है, नीति आयोग भी एक थिंक टैंक है। इसके अलावा अगर आप फॉरेन इश्यूज़ के लिए देखें, फॉरेन पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए देखें, तो आपको वर्ल्ड अफेयर पता होगा। ठीक है, वर्ल्ड अफेयर भी एक थिंक टैंक है और ओपन वर्ल्ड फोरम है एक, वो भी एक थिंक टैंक है। ठीक है, तो ये थिंक टैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना करंट अफेयर का। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस अपशिष्ट के उपयोग से हाइड्रोजन उत्पादन की प्रणाली को विकसित किया है? ये विकसित थोड़ा सा गलत हो गया है, प्लीज़ इसको आप इग्नोर कर दीजिए। और आपके ऑप्शंस हैं अमोनिया, सेकेंड इज यूरिया, थर्ड इज ग्लूकोज एंड फोर्थ इज बेंजीन। ठीक है, तो आई होप इसका आंसर भी आपको पता होगा बिकॉज मैंने कल ही इसको डिस्कस किया था। तो इसका आंसर है यूरिया। जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, इस क्वेश्चंस को आप एक दूसरे फॉर्मेट में भी सोच सकते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने यूरिया से हाइड्रोजन उत्पादन की प्रणाली को विकसित किया है। ठीक है, क्योंकि भारत है तो भारत के लिए ऐसा पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत के वैज्ञानिकों ने किया है, बड़ी उपलब्धि है, सभी को गर्व है। तो इसके बारे में जानते हैं। यूरिया से इन्होंने हाइड्रोजन उत्पादित करने की सोची है, जो बेस्ड यूरिया होता है ना उससे। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक प्रणाली विकसित की है। तो हाइड्रोजन प्रणाली उत्पादन की प्रणाली विकसित करना ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन की प्रोसेसिंग हमें अगर प्रोड्यूस करनी है हाइड्रोजन, तो हमारे पास मैकेनिज्म था पहले से। बट एक बेस्ड यूरिया से हाइड्रोजन बनाना ये अपने आप में एक उपलब्धि है। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिकों ने यूरिया के विद्युत अपघटन की मदद से ऊर्जा कुशल हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक विद्युत उत्प्रेरक प्रणाली विकसित की है। यह कम लागत वाले हाइड्रोजन उत्पादन के साथ यूरिया आधारित अपशिष्ट उपचार की दिशा में सहायक है। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज के वैज्ञानिकों ने यूरिया के इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन से हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए
इस निकल ऑक्साइड आधारित प्रणाली को विकसित किया है। ठीक है, इसमें जो कैटलाइजर यूज़ हो रहा है तो वो है आपका निकल ऑक्साइड, NiOX आप देख सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम अपने। किस देश ने भारत के साथ व्यापार और निवेश पर वार्ता की है? ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं ईरान, फ्रांस, जापान या फिर कनाडा। और इसका आंसर है, आई होप आप सबने आंसर इसका सोच लिया होगा। प्लीज़ आप सब आंसर सोच लिया कीजिए अपने। ठीक है, नहीं तो मुझे आपको थोड़ा सा वेट कराना पड़ेगा, या तो मुझे थोड़ा सा मैं रुक जाया करूँगा। आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं रुक जाया करूँगा। ठीक है, अदरवाइज आप इतने में वैसे आप आंसर सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है कनाडा। ठीक है, न्यूज़ के बारे में जानते हैं। व्यापार और निवेश पर मंत्री स्तरीय वार्ता करेंगे भारत और कनाडा। मैरी एनर्जी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निर्यात संवर्धन लघु व्यवसाय एवं आर्थिक विकास मंत्री कनाडा सरकार। ठीक है, मैरी एनर्जी जो है, नाम याद रखिए कौन है ये। 10 से 13 मार्च 2022 तक नई दिल्ली का दौरा करेंगी। वह व्यापार और निवेश पर 5वीं भारत कनाडा मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करेंगी। बैठक की सह अध्यक्षता वस्त्र मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पूषा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? किसने किया है? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, कैलाश चौधरी द्वारा, भूपेंद्र यादव द्वारा या फिर नारायण राणे द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर है कैलाश चौधरी। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको मिनिस्ट्री जिनके पास जो होल्ड करते हैं मिनिस्ट्री, तो उनके सबके नाम पता होने चाहिए कौन किस डिपार्टमेंट को होल्ड करता है। ठीक है, कौन किस मिनिस्ट्री को होल्ड करता है। तो नरेंद्र सिंह तोमर आपको पता ही होगा, कृषि मंत्री है हमारे। जब से श्रोमणी अकाली दल ने भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ दिया है, तो तब से नरेंद्र तोमर जी जो हैं वही कृषि मंत्री हैं। इसके अलावा कैलाश चौधरी जो ये कृषि राज्य मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव तो ये 2 मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। एक इनके पास MOEFCC यानी कि पर्यावरण मंत्रालय इन्हीं के पास है, और श्रम एंड रोजगार मंत्रालय भी भूपेंद्र यादव के ही पास है। इसके अलावा नारायण राणे जो हैं, ये नारायण राणे आपके संस्कृति मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, और अब देखते हैं न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। कैलाश चौधरी ने किया पूषा कृषि विज्ञान मेले 2022 का उद्घाटन। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने 9 मार्च 2022 को नई दिल्ली में पूषा कृषि विज्ञान मेले 2022 का उद्घाटन किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले की मुख्य विषय वस्तु सेल्फ रिलायंट फार्मर विद टेक्निकल नॉलेज। इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज नाम से सुनने से अच्छा लगता है, पता नहीं कितने दिन बाद हमारे जो किसान हैं वो सेल्फ रिलायंस बनेंगे। इवन स्टूडेंट हम लोग भी सेल्फ रिलायंस नहीं हैं। ठीक है, और आई विश के जल्दी से जल्दी सारे स्टूडेंट सेल्फ रिलायंस बने, सरकार नौकरी निकालें। बिकॉज जैसा सिचुएशन चल रही है गवर्नमेंट ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकाली है, तो उसको निकालनी पड़ेंगी वैकेंसीज ज़्यादा। आप देख सकते हो RRB में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट की, रिजल्ट में कितनी मिस कॉन्स्पिरेसी हुई। ठीक है, और इसलिए वैकेंसी निकालनी पड़ेगी सरकार को। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि जो थीम है इस कृषि मेले की वो बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, सेल्फ रिलायंट फार्मर विद टेक्निकल नॉलेज। उनको हम टेक्निकल नॉलेज देंगे किसानों को और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे। ठीक है, मे बी आई विश कि वो जल्दी से जल्दी टेक्निकल नॉलेज को अडॉप्ट करें और आत्मनिर्भर बन जाएं। अगर सिर्फ टेक्निकल नॉलेज को अडॉप्ट करने से वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी करें, आत्मनिर्भर बन जाएँ। बट इसके लिए सरकार को कुछ सब्सिडी देनी चाहिए। अगर वो टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड कराना चाहती है तो उसको कुछ सब्सिडी दे देनी चाहिए। ठीक है, मेला IARI की नई अभिनव तकनीकों का प्रदर्शन करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट
न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में ICMR NIAID ने किस देश के साथ चिकित्सा क्षेत्र में समझौता किया है? और आपके ऑप्शंस हैं UK, USA, जापान या फिर रशिया। आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर है USA। ठीक है, ICMR जो है इसने USA के साथ समझौता किया है। NIAID ICMR के बीच समझौता ज्ञापन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2021 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सर्विसेज USA के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। सहयोग मुख्य रूप से चेन्नई में ICMR के राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान में किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी इम्पॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।